जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 18 फरवरी से होना है, जिसकी डेट बहुत करीब आ रही है। और उस परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश का अनसॉल्व देखेंगे। पेपर से पहले ज़रूर देखें, रट लो, यही पेपर आएगा जो इस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है। इससे बाहर आपको नहीं मिलने वाला है। ये आपका 30वां सेट है, 30 नंबर का सेट है, मॉडल पेपर 2025-26 का। अगर आप लोग अब तक इससे पहले वाले क्लासेस को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर के उन समस्त क्लासेस को देखिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। चलिए हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है पहला प्रश्न। पहले प्रश्न से, और पहला प्रश्न हमारा सेक्शन ए जो कि रीडिंग सेक्शन होता है, इसमें कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स हैज़ ए मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर क्रॉपलैंड्स। डिस्ट्रैक्शन मतलब बर्बादी होता है, मतलब फॉरेस्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट मतलब वनोन्मूलन जिसको हम लोग कह सकते हैं। हैज़ ए मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता पर इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव है। ऑफ आवर क्रॉपलैंड्स हमारे फसलों की भूमि की उर्वरता पर। दिस हैपेंस इन टू वेज, ये दो तरीकों से प्रभावित करता है। दो तरीके कौन कौन से हैं? एक तो है सॉइल इरोजन इंक्रीजेज मैनीफोल्ड एंड द सॉइल लिटरली गेट्स वाश्ड अवे। मुख्य रूप से मिट्टी की कटाव यानी जिसको हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं बढ़ जाता है और मिट्टी सामान्य रूप से बहकर दूर चली जाती है, लीडिंग टू एन एसेंचुएटेड साइकिल ऑफ फ्लूड्स एंड ड्रॉट्स, जो बाढ़ और सूखा का एक महत्वपूर्ण चक्र लेकर के आता है, बर्बादीपूर्ण चक्र लेकर के आता है। बट इक्वली इम्पोर्टेंट इज द इम्पैक्ट ऑफ द शॉर्टेज ऑफ फायरवुड ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉपलैंड्स। और साथ ही साथ इससे जो महत्वपूर्ण है कि ईंधन की लकड़ियों की कमी, ये भी उर्वरता पर मतलब फसलों की भूमि की उत्पादकता पर प्रभाव डालती है। व्हेन फायरवुड बिकम्स स्कैर्स, जब लकड़ी यानी कि जो ईंधन है वो कम होता जाता है, मुश्किल होता जाता है। पीपुल बिगिन टू बर्न काऊ डंग, लोग गाय की गोबरों के यानी उपलों को जलाना शुरू कर देते हैं। क्रॉप वेस्ट, और फसलों के जो अवशिष्ट होते हैं उन्हें जलाने लगते हैं। इन मेनी प्लेसेस, कई स्थानों में ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के, काऊ डंग एंड क्रॉप वेस्टेज आर द मेजर सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी। मतलब उपले और उपला जिसको हम लोग कंडा कहते हैं देहाती भाषा में, तो उपले और फसलों के अवशिष्ट पदार्थ भोजन पकाने के लिए ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट गेट्स यूज्ड, पौधों का प्रत्येक हिस्सा प्रयोग में ले लिया जाता है। एंड नथिंग गोज बैक टू द सॉइल, और मिट्टी में कुछ भी वापस नहीं जाता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के बाद, दिस न्यूट्रिएंट ड्रेन अफेक्ट्स क्रॉप प्रोडक्टिविटी, ये जो पोषक तत्वों की कमी है, वंचित है होने के कारण फसलों के उत्पादकता को प्रभावित करता है। इन एडिशन टू दिस, इसके अतिरिक्त, द टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति की तकनीकी, द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रोइंग हाई यील्डिंग वैरायटीज़, विविध मतलब जो विविधता है, प्रकार हैं कि उच्च उत्पादन के तकनीकी का, ऑन ए लिमिटेड डाइट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, मतलब कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, सच एज नाइट्रोजन, फास्फेट्स एंड पोटास, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फेट है और पोटास है, इन सब का प्रयोग भी प्रभावित करता है। द टोटल बायोमास प्रोडक्शन गोज अप, पूरी तरीके से जैविक उत्पादन
बढ़ रहा है, एंड सो डज द ड्रेन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और इस प्रकार से मिट्टी से पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। अब इसमें आपका पहला प्रश्न जो पूछा गया है बच्चों वो क्या है, व्हाट आर द टू डिसएडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब फसलों की वनोन्मूलन का दो हानियाँ क्या हैं। तो भैया द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इंक्रीजेज सॉइल इरोजन, वनोन्मूलन मिट्टी यानी मृदा अपरदन को बढ़ाता है, which लीड्स टू फ्लड्स एंड ड्राट्स, जो बाढ़ और सूखा को लाता है। इट आल्सो रिड्यूसेस द सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक फायरवुड, ये ईंधन के ऊर्जा वाले को स्रोत को भी कम करता है। सॉइल डज नॉट गेट बैक एनी न्यूट्रिएंट्स, मृदा कोई भी पोषक तत्व तो नहीं प्राप्त करती है। एज इट्स एवरी पार्ट इज यूज्ड फॉर कुकिंग एनर्जी, क्योंकि इसका प्रत्येक हिस्सा भोजन पकाने की ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। बी नंबर यानी दूसरा नंबर इसमें क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कुकिंग एनर्जी, भोजन पकाने का मुख्य भोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो काऊ डंग एंड क्रॉप वेस्टेज, मतलब गाय के गोबर यानी उपले जिसको कह सकते हैं, और फसलों के अवशिष्ट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कुकिंग एनर्जी, भोजन पकाने की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसमें से अगला कह रहा है बच्चों, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑन सॉइल, हरित क्रांति का तकनीकी का मृदा के ऊपर मुख्य प्रभाव क्या है। तो द टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो हरित क्रांति की तकनीकी है, द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रोइंग हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑन ए लिमिटेड डाइट, एक सीमित संसाधन में उच्च उत्पादन प्राप्त करना की विविधता ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, जिसमें केमिकल यानी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग होता है, सच एज नाइट्रोजन फास्फेट एंड पोटास, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फेट है, पोटास है, प्रोडक्शन गोज अप, इससे उत्पादन बढ़ जाता है, एंड सो डज द ड्रेन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और इस प्रकार से मिट्टी से पोषक तत्व समाप्त होते जाते हैं। इसमें से अगला पूछ रहा है बच्चों, डी नंबर पूछ रहा है, हाउ कैन द सॉइल बी इनरिच्ड, फसलों मतलब मिट्टी को यानी मृदा को कैसे पोषक बनाया जा सकता है। तो द बायोमास कैन इनरिच द सॉइल, यानी कि जैविक उर्वरक मृदा को क्या कर सकते हैं, पोषक बना सकते हैं। अगला इसमें से कह रहा है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इफेक्ट, पैसेज में इफेक्ट का अर्थ कौन सा शब्द है, मतलब इफेक्ट का सिनोनिम क्या है। तो इम्पैक्ट है, दोनों का अर्थ होता है प्रभाव। इसमें से अगला आप लोगों से कह रहा है कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ माइनर, माइनर का अपोजिट, माइनर मतलब सूक्ष्म, इसका अपोजिट क्या है बच्चों, तो मेजर है। और पूछ रहे हैं, व्हाट डज द फ्रेज बायोमास मीन इन द पैसेज, बायोमास का मीन क्या है, अर्थ क्या है पैसेज में। तो बायोफ्यूल है, जिसको जैव ईंधन कहते हैं। एक बार सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है, और इसको लाइक भी करते रहिए। चलते हैं हम लोग अगले पर, और अगला क्या कह रहा है, सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका दूसरा क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन कह रहा है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, मतलब नीचे दिए गए विषय वस्तुओं में से किसी एक पर 100 से 150 शब्दों में निबंध लिखिए। क्या है, इंडिया एंड एग्रीकल्चरल कंट्री है, यानी भारत एक कृषि प्रधान देश। वेज एंड मीजर्स टू इरेडिकेट डाउरी सिस्टम, मतलब डाउरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा को समाप्त करने के तरीके और मात्राएं क्या हैं। फ्री एंड फेयर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है इसका शुद्ध और स्वतंत्र प्रयोग। अब इसमें जो कि है द नीड ऑफ द टाइम, समय की आवश्यकता। अब इसमें हम लोग देखते हैं अगला क्या कह रहा है। तो हम लोग इसमें देखेंगे बच्चों, इंडिया एंड एग्रीकल्चरल कंट्री, मतलब भारत एक कृषि प्रधान देश। इंडिया इज ऑफन रिफर्ड टू एज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, भारत अक्सर
एक कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। एंड राइटली सो, और वास्तव में ऐसा है भी। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ की हड्डी है, यानी मूलभूत ढांचा है। एम्प्लॉइंग ओवर 50% ऑफ द कंट्रीज वर्कफोर्स। जो कर्मचारी हैं यानी काम करने वाले लोग हैं, भारत के लगभग 50% लोगों को रोजगार देता है। द सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अबाउट 15% टू द कंट्रीज जीडीपी। ये क्षेत्र देश के जीडीपी में 15% का योगदान देता है, लगभग 15% का। इंडियाज डाइवर्स क्लाइमेट एंड फर्टाइल सॉइल। भारत की विविध जलवायु और उपजाऊ मिट्टी मेक इट एन आइडियल प्लेस, इसे एक आदर्श स्थान बनाती है फॉर ग्रोइंग ए वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स। विविध प्रकार के फसलों का उत्पादन करने के लिए इसे एक आदर्श स्थान भी बनाती है। The country is one of the world's largest producers of crops like wheat. ये देश विश्व के सबसे बड़े फसल उत्पादक देशों में से एक है, जैसे कि गेहूँ, चावल, शुगर केन मतलब गन्ना, एंड कॉटन और कपास का। द ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ 1960s ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया फ्रॉम ए फूड डिफिसिट नेशन टू ए फूड सरप्लस वन। मतलब जहाँ इसने हरित क्रांति 1960 के दशक की हरित क्रांति ने भारत को भोजन वंचित से भोजन प्रदाता के रूप में परिवर्तित कर दिया। टुडे आज इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। भारत भोजन यानी कि खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है। एंड इज इवन एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, और कृषि उत्पाद को क्या करता है, निर्यात करने में भी सक्षम है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज नॉट जस्ट ए सोर्स ऑफ लिवलीहुड। भारत में कृषि केवल एक जीविका का स्रोत नहीं है, बट आल्सो ये वे ऑफ लाइफ, बल्कि जीवन का एक तरीका भी है। रूरल कम्युनिटीज़ आर हेवली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ग्रामीण समुदाय भारी रूप से कृषि पर निर्भर है। एंड इट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द कंट्रीज कल्चर एंड ट्रेडिशन। और ये देश की संस्कृति और परंपरा को बनाने में का निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हाउएवर, जैसा कि द सेक्टर फेसेस सेवरल चैलेंजेस, ये क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना करता है, इंक्लूडिंग लो प्रोडक्टिविटी, जिसमें निम्न उत्पाद भी सम्मिलित है, इनडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, अपर्याप्त अवसंरचना, एंड क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन भी सम्मिलित है। टू एड्रेस दीज इशूज़, इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इनिशिएटिव्स। सरकार ने कुछ पहल किया है, लाइक द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, एंड द सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी उसने शुरुआत किया है। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, इन चुनौतियों के बावजूद भी एग्रीकल्चर रिमेन्स ए विटल पार्ट ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमी एंड आइडेंटिटी। कृषि भारत के अर्थव्यवस्था और पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। विथ द राइट पॉलिसीज़ एंड सपोर्ट, सही नियमावली और सहारे से द सेक्टर कैन बिकम ए ड्राइविंग फोर्स फॉर द कंट्रीज ग्रोथ। ये क्षेत्र भारत के मतलब देश के विकास में एक संचालक के रूप में बन सकता है, एंड डेवलपमेंट और विकास में बन सकता है। समरी अगर हम लोग देखें, यानी जिसको हम लोग निष्कर्ष बोलते हैं, कंक्लूजन बोलते हैं, तो इंडियाज़ एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ ए क्रूशियल टू इट्स इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयज़ मिलियंस। भारत की कृषि क्षेत्र अर्थशास्त्र में, इसके अर्थव्यवस्था में
और लाखों लोगों को रोजगार देने में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। While it faces challenges, जबकि ये चुनौतियों का भी सामना करता है, इनिशिएटिव्स आर अंडरवे, उस हिसाब से इसकी जो पहल हैं वो बहुत कम हैं। टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी, मतलब उत्पादन को बढ़ाने के लिए, एंड सपोर्ट फार्मर्स, और किसानों का मदद करने के लिए। विद इट्स डाइवर्स क्लाइमेट, इसके विविध जलवायु, एंड फर्टाइल सॉइल, और उपजाऊ मृदा के साथ, इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम ए ग्लोबल एग्रीकल्चरल लीडर, भारत के पास एक वैश्विक कृषि नेतृत्व करने की क्षमता है। तो इसी के साथ में बच्चों देखिए गेहूं की बाली और अपना तिरंगा भी कर दीजिए और बताते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग, मतलब आप एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार के संपादक को एक पत्र लिखिए। एक्सप्रेसिंग योर अटर डिससेटिस्फेक्शन एंड ग्रीफ अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मतलब जो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं हैं उसमें जो कह सकते हैं एक अनफेयर मामले जो हैं, ख़राब मामले हैं, जैसे कि पेपर लीक या और सभी चीज़ें, उसके बारे में अपनी चिंता को बताते हुए आप एक दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो चलिए लिख देते हैं आंसर में, टू द एडिटर, मतलब संपादक महोदय, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, ये उनका पता हो गया। सब्जेक्ट में देखें तो अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मतलब स्पर्धी परीक्षाओं में जो समस्याएं हैं अनफेयर हैं, यानी कि बेकार के मामले हैं, परेशानीपूर्ण मामले हैं, उनके बारे में। सर, श्रीमान जी, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डीप डिसअपॉइंटमेंट एंड कंसर्न ओवर द रैम्पेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस प्रिवेलेंट इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन इंडिया। श्रीमान जी, मैं अपने गहरी निराशा और चिंता को भारत में प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में होने वाली जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित आपको मैं बता रहा हूं। द रिसेंट स्कैंडल्स हैव शेकन द ट्रस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, जो अभी जल्द की घटनाएं हुई हैं, हाल ही की घटनाओं ने छात्रों का भरोसा हिला दिया है, एंड पेरेंट्स इन द एग्जामिनेशन सिस्टम, और इस परीक्षा पद्धति में जो माता पिता हैं उनकी समस्या, उनको भी झकझोर के रख दिया है। क्रिएटिंग इम्पर्सनेशन एंड पेपर लीक्स, जिसमें कुछ इम्पर्सनेशन हैं, यानी कि कुछ प्रभावी लोग हैं, और पेपर लीक की समस्या है बिकम कॉमन, बहुत साधारण हो गई है। अंडरमाइनिंग द मेरिट एंड हार्ड वर्क ऑफ जेन्युइन स्टूडेंट्स, जो योग्य छात्र हैं उनके मेरिट और उन कठिन परिश्रमी छात्रों के मेरिट को प्रभावित किया है। द लैक ऑफ स्ट्रांजेंट मेजर्स ऑफ प्रिवेंट दीज मल प्रैक्टिस इज़ अपेलिंग, मतलब जो इस प्रकार की समस्याएं हैं इसमें रोक या बाधा लगाने का जो है ये प्रभावहीन है, बेकार है, और इसकी आवश्यकता है। द अथॉरिटीज़ मस्ट टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, अथॉरिटी को, यानी जो अधिकारी हैं उन्हें कठोर कार्यवाही करना चाहिए अगेंस्ट दोज, उनके विरुद्ध, इन्वॉल्व एंड इंश्योर ए फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन प्रोसेस, जो एक ऐसे पारदर्शी परीक्षा प्रणाली में भरोसा दिलाएं और सम्मिलित हैं। इट इज़ हाई टाइम टू रिस्टोर द क्रेडिबिलिटी ऑफ आवर एग्जामिनेशन सिस्टम, ये हमारे परीक्षा पद्धति को सुधारने का एक उच्च समय है। सिंसियरली, मतलब भवदीय, योर नेम, यानी यहाँ पर XYZ करेंगे। और एक चीज़ और बता दें, ये इतना पूरा इधर आना चाहिए जो कि मैं भूल गया, डेट आप जो भी परीक्षा की तिथि है उसी को डालेंगे। और इसके बाद में अथवा क्या कह रहा है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, अपने बहन की शादी में आमंत्रित करते हुए आप अपने मित्र को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, एक पत्र लिखिए। तो बच्चों, भाई के शादी में मैंने आमंत्रित करवाया था, लगभग उसी तरीके से लिखा जाएगा। आप लोग इसको एक बार करवा चुके हैं, देख लेना, किसी मॉडल पेपर में हुआ है, याद नहीं है। तो ये आपका हो जाने वाला सेक्शन। तो एक बार सभी लोग क्लास को अगर अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सेक्शन सी में क्या है, ग्रामर है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस,
नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें आपका पहला क्या कह रहा है, तो इसमें आपका कह रहा है कि वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड, वह व्यक्ति जो किसी भी चीज़ों का या वस्तुओं का डार्क साइड अर्थात ब्लैक पक्ष यानी कि अंधकारपूर्ण पक्ष, निराशाजनक पक्ष देखता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो क्या उसे ऑप्टिमिस्ट कहेंगे या ब्राइटन कहेंगे या ब्राइटान कहेंगे या फिर पेसिमिस्ट कहेंगे। तो बच्चों जो मतलब निराशावादी होगा तो निराशावादी का होता है पेसिमिस्ट, और ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। तो जो हमेशा नकारात्मक पक्षों को ही देखता है उसे क्या कहेंगे, पेसिमिस्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बी नंबर क्या कह रहा है, तो बी नंबर कह रहा है कि द फ्रेज पिक होल्स इन मीन्स, मतलब पिक होल्स इन का वाक्यांश का अर्थ क्या है, फाइंड फॉल्ट विथ मतलब गलती ढूंढना, या टू इंसल्ट समवन किसी को बेइज्जती करना, या टू पंक्चर मतलब किसी में छिद्र कर देना, या फिर टू अटैक हमला करना। तो बच्चों पिक होल्स इन का मतलब होता है कि किसी में कमी ढूंढना अर्थात उसकी गलतियों को ढूंढना। सी नंबर क्या कह रहा है, सी नंबर कह रहा है द सिनोनिम ऑफ सेवर इज, सेवर का सिनोनिम्स क्या है, नाइस होगा या फिर एक्यूट होगा या क्यूरियस होगा या एक्सीडेंटल होगा। नाइस मतलब अच्छा होता है, नाइस का मतलब क्या होता है अच्छा, और क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, उत्सुक। और अगर हम लोग बात करें एक्सीडेंटल तो इसका होता है दुर्घटनावश, दुर्घटनावश। और सेवर का अर्थ होता है कठोर, सेवर का अर्थ क्या होता है तो कठोर होता है, और इसमें एक्यूट का अर्थ भी कठोर होता है। तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी, इसका 4 का डी कह रहा है ही इज ए मेंबर ऑफ एन यूनियन, वह एक यूनियन का सदस्य है। व्हिच वर्ड इन द एबव सेंटेंस इज एन एरर, ऊपर के वाक्य में कौन से शब्द में एक गलती है, मेंबर में या फिर ऑफ में या फिर एन में या फिर यूनियन में। तो बच्चों देखिए यूनियन, यूनियन जब आप हिंदी में लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, और या अक्षर क्या है, या अक्षर आपका हिंदी के अनुसार कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो इसलिए इसके पहले एन नहीं ए लगना चाहिए। तो यहाँ पर एरर है, तीसरे विकल्प में एरर है। अब इसके बाद में देखते हैं ई नंबर, तो ई नंबर में कह रहा है द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न इज, मतलब आधुनिक का विलोम क्या है, ओल्ड होगा या एंशिएंट होगा या फिर प्रेजेंट होगा या आउट ऑफ डेट होगा। बच्चों मॉडर्न का एंशिएंट होगा यानी कि प्राचीन, ओल्ड मतलब पुराना होता है, आधुनिक का विलोम प्राचीन होगा। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, किसी भी एक को आप अप्रत्यक्ष कथन में बदलिए, दो दिया जाएगा, किसी एक को बदलना होगा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज़ गिव मी योर बुक फॉर 2 days, कृपया मुझे अपनी किताब 2 दिन के लिए दे दीजिए। तो देखिए प्लीज़ लगा है, और दूसरी चीज़ ये इम्परेटिव है, तो क्या करेंगे बच्चों रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। ही रिक्वेस्टेड मी, प्लीज़ हट गया जब रिक्वेस्ट लग गया। अब टू लगाएंगे, टू गिव मी फर्स्ट पर्सन का है, चेंजिंग होगा सब्जेक्ट से तो हिम हो जाएगा। हिम योर सेकंड पर्सन का है, चेंजिंग होगा मी से तो माई हो जाएगा। बुक फॉर 2 days, यानी ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक फॉर 2 days। इसके बाद में दूसरा नंबर क्या कह रहा है, तो दूसरा कह रहा है दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच है व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, और ये क्या है आपका, तो ये आपका इंट्रोगेटिव है, तो क्या करेंगे दे होना चाहिए, द नहीं, दे आस्क्ड अस, सेड टू को आस्क्ड में बदलो। प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है तो इसी प्रश्नवाचक शब्द को कंजक्शन बना लो व्हाई। अब असर्टिव बदलना है तो यू की चेंजिंग होगी अस से,
यू है अस है ऑब्जेक्ट, यू है सब्जेक्ट, तो अस का सब्जेक्ट होता है वी, तो वी हो जाएगा, आर का वियर हो जाएगा वी के अनुसार, नॉट प्लेइंग, यानी दे आस्क्ड अस व्हाई वी वेयर नॉट प्लेइंग। इसके बाद में बी नंबर पर क्या कह रहा है, तो बी वाले में कह रहा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। नीचे दिए गए वाक्य में से किसी भी एक को आप क्या कीजिए, निर्देश के अनुसार जोड़ना है। जैसे द सन रोज, सूर्य निकला, द बॉयज वेंट टू स्कूल, लड़के स्कूल चले गए। इसको बनाना है सिंपल में। ये आपका एक चैप्टर होता है सिंथेसिस, और सिंथेसिस वाले से ये आप लोगों का लिया गया है। तो इसमें क्या कह रहा है बच्चों कि द सन हैविंग राइजन, मतलब सूर्य निकलने के बाद। इसमें आपको एक एब्सोल्यूट पार्टिसिपल पढ़ाया जाता है या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ पढ़ाया जाता है, ये उसी का है। तो क्या हो जाएगा, द सन हैविंग राइजन द बॉयज़ वेंट टू स्कूल, सूर्य निकलने के बाद लड़के स्कूल चले गए। अथवा क्या करना है, ही इज़ पुअर, वह गरीब है, ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है। इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो क्या करेंगे, दो मतलब यद्यपि, ही इज़ पुअर, वह गरीब है, ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट, फिर भी वह बेईमान नहीं है, यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह बेईमान नहीं है, ये आपका बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसके बाद में सी नंबर में कह रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसी भी एक को आप निर्देश के अनुसार बदल दीजिए। ये आपका है ट्रांसफॉर्मेशन, एक सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये उस वाले से है, ट्रांसफॉर्मेशन वाली टॉपिक से है। और इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है बिसाइड्स बीइंग, ये प्रॉमिस, एक वादा करने के अतिरिक्त, यू केप्ट इट, तुम इसे पूरा करो, मतलब अगर आप वादा कर रहे हैं तो उसे पूरा भी कीजिए, कंपाउंड में बदलना है। तो भैया मेक ये प्रॉमिस, एक वादा करो, एंड यू केप्ट इट, और तुम इसे पूरा भी किया, मतलब तुमने एक वादा किया और इसे पूरा भी किया। अथवा मान लो उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर देना, डिड यू राइट ए लेटर, क्या तुमने एक पत्र लिखा। इसको बनाना है पैसिव वॉइस में। किस में बनाना है, तो इसे आपको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो देखिए पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आएगा, और ये पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में आपकी सहायक क्रिया वाज या फिर वर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, ए लेटर एक वचन है तो वाज कर लेंगे, वाज ए लेटर। अब नाट यहाँ पर लगा है तो आप भी लगा दीजिए, नाट राइट का थर्ड फॉर्म रिटन बाई यू, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। इस प्रकार से आपका पैसिव बन गया। डी नंबर पर कह रहा है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, किसी भी एक वाक्य को आप क्या कीजिए, सही कीजिए। जिसमें क्या कह रहा है, बीइंग ए हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, एक छुट्टी का दिन होने के कारण हम स्कूल नहीं गए। भैया छुट्टी का दिन था तो हम स्कूल गए ही नहीं। तो क्या करेंगे, इट बीइंग ए हॉलीडे, मतलब यह एक छुट्टी का दिन था, इसमें इट लगना चाहिए क्योंकि एक छुट्टी का दिन था तो इसमें सब्जेक्ट इट होगा। और दूसरे में क्या है कि वी डिड नॉट गो टू स्कूल, दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, तो एब्सोल्यूट पार्टिसिपल यानी कि पहले सब्जेक्ट के बाद में, पहले वाक्य के सब्जेक्ट के बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल लगाना होगा। तो इट बीइंग ए हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, ये आपका हो गया करेक्ट फॉर्म। अब दूसरा कह रहा है कि इफ़ ही विल कम, यदि वह आएगा, आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा। कंडीशनल सेंटेंस है, प्रोबेबल कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है, तो प्रोबेबल कंडीशन है। इसके हिंदी वाक्य में दो के दोनों उपवाक्य क्या होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में होते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी में बनता है तो यदि या अगर वाला उपवाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, और तो या तब वाला उपवाक्य आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला आप इफ़ वाला बना दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इफ़ ही कम्स आई शैल टीच हिम, और आपका बन गया करेक्ट हो गया। अब इसमें ई वाले में कह रहा है यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स, नीचे दिए गए किस शब्दों के किसी भी जोड़े को अपने वाक्य में, योर आउन सेंटेंस, अपने खुद के वाक्य में जोड़िए, टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन दियर मीनिंग, उनके अर्थों में अंतर लाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जोड़ा है इसमें एक्सेस और एक्सेस। इस एक्सेस का मतलब होता है उपलब्धि या प्रचुरता, और इस एक्सेस का मतलब होता है अधिकता।
दूसरे एक्सेस का मतलब है अधिकता और पहले का है उपलब्धि। तो द इंटरनेट एक्सेस इज़ वेरी स्लो इन दिस एरिया। इस क्षेत्र में इंटरनेट की उपलब्धता बहुत धीमी है। तो इस प्रकार से आपका पहला एक्सेस हो गया। और दूसरे में एक्सेस फूड इज़ हार्मफुल, मतलब कि अधिक भोजन भी क्या है, नुकसानदायक होता है। अब इसमें कह रहा है कैरियर और कैरियर। पहले कैरियर का मतलब होता है कार्यकाल। पहले कैरियर का मतलब क्या होता है, कार्यकाल। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, द पोस्टमैन नेवर सा द एड्रेस ऑफ गॉड इन हिज कैरियर। पोस्टमैन ने यानी डाकिया ने अपने कार्यकाल में कभी भी भगवान के पते को नहीं देखा था। और दूसरे एक्सेस का मतलब होता है, दूसरे कैरियर का मतलब होता है बच्चों क्या, तो वाहक होता है, यानी कि ले जाने वाला। तो कह रहे हैं द कैरियर ट्रूप टुक द सोल्जर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी लोग लाइक शेयर करते रहिए बच्चों। 6 नंबर कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। नीचे दिए गए पैसेज को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। चलिए देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता है। तो क्या कहा गया, हु डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद। भैया मुंशी प्रेमचंद जी को कौन नहीं जानता है। अधिकाधिक लोगों ने उनकी कहानियों तथा उपन्यासों को पढ़ा है। अधिकाधिक लोगों के लिए ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल हैव रीड हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स। अधिकांश लोगों ने उनकी कहानियों और उपन्यासों को पढ़ा है। इसके बाद में क्या है, उनकी कहानियों तथा उपन्यासों में गांव में रहने वाले निर्धन तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की झलक मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं। हिज स्टोरीज़ एंड नॉवेल्स रिफ्लेक्ट, मतलब झलक देते हैं, द लाइफ ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज़, मतलब गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों का। लिविंग इन विलेजेस, गाँव में रहने वाले लोगों का। फिर क्या कह रहे हैं, उन्होंने गांव, रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयां, जमींदारों के अत्याचार तथा अंधविश्वासों के विषय में खुलकर लिखा है। तो भैया क्या करेंगे, ये एक मिनट। ही हैज़ रिटन ओपनली अबाउट विलेजेस, कस्टम्स, सोशल इविल्स, द ऑपरेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड सुपरस्टिशंस, मतलब अंधविश्वास। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो ही हैज़ प्रूव्ड दैट लिटरेचर इज़ ए मिरर ऑफ सोसाइटी। इस प्रकार से सेक्शन सी तक हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन डी पर। उससे पहले एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और ज़ोरदार तरीके से इसे शेयर भी कर दीजिए। सेक्शन डी यानी लिटरेचर वाला सेक्शन अब यहाँ से शुरुआत होता है। तो एक बार ज़ोरदार तरीके से क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए और इसे आप लोग लाइक भी कर दीजिए। और चलिए हम लोग देखते हैं अब इस सेक्शन को। सेक्शन डी का लिटरेचर वाले में 7वां क्वेश्चन, यानी जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन डी का, वो कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आप प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर लगभग 40 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में, तो लगभग 40 शब्दों में देना है। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है whom did M. Hamel blame for not paying proper attention to the स्टडी ऑफ फ्रेंच। एम हैमेल ने फ्रेंच के अध्ययन पर उचित ध्यान न देने के लिए किसे दोषी ठहराया है। किसे दोषी ठहराया बच्चों, तो एम हैमेल ब्लेम्ड द पेरेंट्स एंड द पीपल ऑफ अल्सास। एम हैमेल ने माता पिता और अल्सास के लोगों को दोषी ठहराया है फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच के अध्ययन पर उचित ध्यान न देने के लिए एम हैमेल ने किसे दोषी ठहराया, तो अल्सास के लोगों और माता पिता को दोषी ठहराया है। एज दे प्रायोरिटाइज्ड सेंडिंग देयर चिल्ड्रेन टू वर्क, जैसा कि वह अपने बच्चों को कार्य पर भेजने में प्राथमिकता देते हैं ओवर एजुकेशन, शिक्षा के अतिरिक्त, शिक्षा के बजाय। एंड ही आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर ऑकेशनल नेग्लिजेंस, और कभी कभार की उपेक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को भी दोषी ठहराया है। अथवा
मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा कह रहा है, अथवा में क्या कह रहा है, व्हेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, सीमापुरी कहाँ स्थित है। तो सीमापुरी इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिल्ली इंडिया। सीमापुरी दिल्ली के उत्तरी अंतिम छोर पर स्थित है। स्पेसिफिकली इन द नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, विशेष रूप से पूर्वोत्तर का जिला है। इट इज़ ए बैकवर्ड एरिया, यह एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मतलब पाठ के अकॉर्डिंग पिछड़ा हुआ क्षेत्र ही तो है। अब देखिए उन दोनों में से ए में जो अथवा करके था और उसमें दोनों में से कोई एक करना था। अब यहाँ पर बी में कह रहा है व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर। वह कौन सी बचपन की घटना थी जिसने डगलस को पानी से भयभीत कर दिया था। तो द चाइल्डहुड इंसिडेंट मतलब बचपन की घटना दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, जिसने डगलस को पानी से भयभीत कर दिया था। वाज मतलब थी, क्या था, व्हेन ही वाज नियरली ड्राउन्ड एट द YMCA पूल, जब वह लगभग YMCA तालाब में डूब चुके थे। एट द एज ऑफ 10 और 11, 10 या 11 वर्ष की उम्र पर। ए बिग बॉय टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड, एक बड़े लड़के ने उन्हें गहरे पानी की ओर उछाल दिया था। एंड डगलस सैंक टू द बॉटम, और डगलस तली तक डूब गए थे। एक्सपीरियंसिंग इंटेंस फेयर, एक बहुत गहरा भय का अनुभव करते हुए। एंड ए सेंस ऑफ डेथ, और मृत्यु की एक समझ का अनुभव करते हुए। लिविंग ए लास्टिंग इम्पैक्ट, जिसने उनके ऊपर एक कभी ना समाप्त होने वाला प्रभाव छोड़ दिया था। अथवा मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर लेना। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाया। तो जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाया तो उस समय क्या हुआ था। व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाया। एम हैमेल स्टूड अप, एम हैमेल खड़े हो गए। रोट मतलब लिखा। वाइव ला फ्रांस मतलब फ्रांस जिंदाबाद। ऑन द ब्लैक बोर्ड मतलब श्यामपट पर उन्होंने लिखा। एंड डिसमिस्ड द स्टूडेंट्स, मार्किंग द एंड ऑफ हिज टीचिंग कैरियर, और अपने उस शिक्षण का कार्यकाल को, कैरियर को अंत का संकेत करते हुए छात्रों को उस दिन का। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, आप नीचे दिए गए प्रश्नों में से किसी भी एक का 80 शब्दों में उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। ये आपका 2 होता है, 2 में से कोई एक करना होता है, जिसमें 7 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल, विवरण में आप बताइए। हाउ डगलस मेक्स क्लियर द सेंस ऑफ पैनिक, डगलस किस प्रकार से अपने उस घबराहट के समझ को समाप्त कर पाए। दैट सीज्ड हिम एज द ही ऑलमोस्ट ड्राउन्ड, जिसने उन्हें अवरुद्ध कर दिया था, रोक दिया था जब वो लगभग डूब चुके थे। तो चलिए देखते हैं। डगलस विविडली कन्वेज हिज पैनिक, डगलस विविध प्रकार से, अनेकों प्रकार से अपने उस घबराहट को दूर किए। थ्रू विस्क्रियल डिस्क्रिप्शंस, जो डिस्क्रिप्शन मतलब जो उसमें विवरण है, क्या बता रहे हैं। आई सूक एंड सूक टिल द कोल्ड क्लेमी फीलिंग ऑफ ड्राउनिंग लेफ्ट मी, मैं बार बार हिल जाया करता था जब वह डरावनी मेरे डूबने की एहसास आता था। एंड माई लंग्स वी आर रेडी टू बर्स्ट, और क्या बताया कि मेरे फेफड़े फटने के लिए तैयार थे। ही फेल्ट द ब्लैकनेस ऑफ द वाटर क्लोजिंग इन, उन्होंने पानी में डूबते हुए कालेपन को यानी अंधकार को महसूस किया था। एंड हिज हार्ट पाउंडिंग लाइक ए हैमर, और उनका हृदय एक हथौड़े की तरह उछल रहा था। दीज फ्रेज मतलब ये वाक्यांश इवोक ए सेंस ऑफ ओवरवेलमिंग फेयर, एक तीव्र भय की समझ को प्रकट करते हैं। एंड डिस्प्रेशन, और निराशा को प्रकट करते हैं। इमर्जिंग द रीडर इन डगलस टेरिफाइंग एक्सपीरियंस, मतलब जिसमें वो डगलस पाठकों को डगलस के उस भयभीत यानी डर वाले अनुभव में शामिल करते हैं। हिज फिजिकल सेंसेशन एंड इमोशनल टर्मोइल, उनका जो मतलब शारीरिक या कह सकते हैं भौतिक समझ और भावनात्मक विचार क्रिएट ये
पैल्पेबल एटमॉस्फेयर ऑफ पैनिक, घबराहट का एक बहुत ही गहन वातावरण तैयार करता है। ड्राइंग द रीडर इनटू हिज डिस्परेट स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, पाठकों को अपने जीने की उस निराशापूर्ण स्थिति में खींचते हुए उन्हें आकर्षित करता है। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है इन व्हाट वे, मतलब बी वाले में, किस प्रकार से इन द स्टोरी द रैट ट्रैप, चूहेदानी वाले कहानी में, डज द कैरेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर डिफर फ्रॉम दैट ऑफ हिज डाटर, जो मतलब मुख्य लौह व्यापारी होता है उसका पात्र अपनी पुत्री से किस प्रकार से भिन्न होता है, अर्थात अलग होता है। तो चलिए देख लेते हैं। द आयरन मास्टर इज इम्पल्सिव, लाउड एंड मटेरियलिस्टिक, मतलब जो लौह व्यापारी है वो तीव्र है, तेज आवाज वाला है और पदार्थों से प्रेम करने वाला है। इनिशियली सीइंग द ट्रैम्प एज ए पोटेंशियल थीप, मतलब पूरी तरीके से जब वह उस घुमक्कड़ को चोर के रूप में, कुशल चोर के रूप में जानता है। इन कॉन्ट्रेस्ट, इसके विपरीत, हिज डाटर एडला, उसकी पुत्री एडला, इज कंपैशनेट, मतलब एक दयालु है, जेंटल साधारण है, एंड पर्सपेक्टिव और अवधारणात्मक विचारधारा वाली है। ट्रीटिंग द ट्रैम्प विद काइंडनेस एंड डिग्निटी, जो उस घुमक्कड़ के प्रति दया और स्वाभिमान से व्यवहार करती है। सी रिकॉग्नाइजेज हिज ह्यूमैनिटी, वो उसकी मानवता को पहचानती है। व्हाइल हर फादर इज ड्राइवन बाई सेल्फ इंटरेस्ट, जबकि उसके पिता अपने स्वयं के भावों में, स्वयं की रुचियों में बहे हुए हैं, अर्थात फंसे हुए हैं। एडलाज वार्मथ एंड एम्पैथी ट्रांसफॉर्म द ट्रैम्प, एडला की गर्मजोशी और दया की भावना उस घुमक्कड़ को बदल देती है, उसको परिवर्तित कर देती है। हाईलाइटिंग हर फादर्स शॉर्ट कमिंग्स, अपने पिता की उस थोड़े से बीच में आने की गुणों को प्रदर्शित करते हुए। दियर डिफरिंग अप्रोच रिवील एडलाज नोबल नेचर, ये भिन्न बढ़त या भिन्न क्रियाकलाप एडला को एक अलग या श्रेष्ठ प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। शोकेसिंग हर कैपेसिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन, उसके उस समझ और लाइक कर दीजिए क्लास को, और ज़ोरदार तरीके से इसे आप सभी लोग शेयर भी कर दीजिए। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी आप करते चलिए, लगे हाथ। क्या करना है, क्लास तो पढ़ ही रहे हैं, यकीन मानिए आपको बेहतर से बेहतर मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली, नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके भी नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो कह रहे हैं परहैप्स, यानी शायद, द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मृत प्रतीत होने लगता है, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि जब सब कुछ मृत प्रतीत होने लगता है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी एलाइव, और बाद में पुनः जीवित सिद्ध हो जाता है। नाउ अब आई विल काउंट अप टू 12, मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप शांत रहेंगे और मैं चला जाऊंगा। इसके बारे में इन्होंने बताया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन, व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीच अस, पृथ्वी हमें कौन सा पाठ, कौन सा अध्याय पढ़ा सकती है, सिखा सकती है। तो द अर्थ कैन टीच अस द लेसन ऑफ होप एंड रिन्यूअल, पृथ्वी हमें आशा और पुनर्निर्माण के अध्याय को, पाठ को पढ़ा सकती है। दैट इवन व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सब कुछ मृत प्रतीत होने लगता है, देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ रिबर्थ एंड रिवाइवल, तो उस समय भी पुनर्जन्म और पुनः जीवन की एक आशा, एक संभावना बनी रहती है। इसके बाद में अगला देखते हैं, बी नंबर क्या कह रहा है। तो बी नंबर कह रहा है व्हाट रिमेन्स एलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, जब सब कुछ मृत प्रतीत होने लगता है तो उस समय भी क्या जीवित बचा रहता है।
तो लाइफ रिमेन्स एलाइव, जीवन जीवित रहता है। When everything seems to be dead, जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है। As the earth is always full of life, क्योंकि जीवन हमेशा मतलब पृथ्वी हमेशा जीवन से भरी होती है। एंड विटेलिटी, और महत्व से भरी होती है। इवन इन सीमिंगली बैरन टाइम्स, मतलब सबसे अधिक बंजर समय में भी, मुश्किल समय में भी पृथ्वी ऐसा प्रतीत होती है। सी नंबर क्या पूछ रहा है? तो सी नंबर कह रहा है व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू, कवि हमसे क्या करने के लिए कहता है? तो द पोएट आस्क्स अस टू कीप क्वाइट, कवि हमसे शांत रहने के लिए कहता है। एंड इंट्रोस्पेक्ट, और आशावादी बने रहने के लिए कहता है। काउंटिंग अप टू 12, 12 तक गिनते हुए। अलाउिंग आवर सेल्व्स ए मोमेंट ऑफ स्टिलनेस एंड काम, हम सबको गंभीर और शांति के एक क्षण में रहने के लिए कहता है। एंड लेटिंग गो ऑफ फॉर डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज, और जो बर्बादीपूर्ण समय है या अवसर है उनसे हमें 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी भी मतलब नीचे दिए गए कविता में से, नामों में से किसी एक पर आप केंद्रीय भाव उसका लिखिए। तो कीपिंग क्वाइट है बच्चों, ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, और ए रोड साइड स्टैंड है। बार बार कहता हूँ 5 सेंट्रल आइडिया है, कोई भी 3 आप लोग याद कर लीजिएगा। और देखते हैं इसमें से कि क्या है। इसमें से आप लोगों का जो सेंट्रल आइडिया है, द सेंट्रल आइडिया पाब्लो नेरूडाज पोएम, मतलब पाब्लो नेरूडा की कविता का केंद्रीय भाव कीपिंग क्वाइट, जो क्या है कीपिंग क्वाइट है, इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, ये आत्म दर्शन का एक महत्वपूर्ण भाव है। साइलेंस मतलब शांति का, एंड स्टिलनेस और गंभीरता का, इन एक पोएटिक वर्ड, एक अद्भुत शोर शराबापूर्ण संसार में। द पोएट एडवोकेट्स फॉर ए मोमेंट टू ऑफ कलेक्टिंग क्वाइट्यूड, कवि एक क्षण के लिए पूरी तरीके से शांति करने का वकालत करता है, अर्थात बात करता है। Where people cease their activities, जहाँ पर लोग अपने क्रियाकलापों को रोक दें, बंद कर दें। एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस, और अपने कार्यों को प्रभावित कर दें, मतलब परावर्तित कर दें, इमोशंस अपने भावों को, एंड कनेक्शंस और अपने लगावों को पुनः वो परावर्तित कर सकें। द साइलेंस इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ नॉइज, शांति केवल शोर शराबों का बंद हो जाना ही नहीं है या अनुपस्थित होना ही नहीं है, बट ए कैटालिस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, बल्कि अपने आप को समझने का एक उत्प्रेरक है। यूनिटी एकता का, एंड हार्मोनी और संयम के लिए यह एक उत्प्रेरक है। नेरूडा एम्फेसाइज द नीड टू पॉज, नेरूडा रुकने की आवश्यकता को दृढ़तापूर्वक कहते हैं। इंट्रोस्पेक्ट एंड रिकनेक्ट विद वन सेल्फ एंड नेचर, किसी को भी अपने आप से जुड़ने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए और प्रकृति से जुड़ने के लिए यह एक उत्प्रेरक के रूप में। सजेस्टिंग सुझाव देते हुए दैट सच मोमेंट्स कैन लीड टू पर्सनल एंड ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन, कि इस प्रकार का क्षण व्यक्तिगत तरीकों पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों का आप लगभग 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो चलिए भैया देख लेते हैं। ए नंबर क्या कह रहा है, हु वाज हैना, हैना कौन थी, और हाउ डिड सी मीट सदाओ, व सदाओ को कैसे मिली। हना वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ हाकी, ए जापानी सर्जन, हना डॉक्टर सदाओ हाकी एक जापानी सर्जन की पत्नी थी। सी मेट सदाओ इन अमेरिका, वह अमेरिका में सदाओ को मिली। स्पेशली एट ए गेट टूगेदर अरेंज्ड बाई एन अमेरिकन प्रोफेसर एट हिज होम, विशेष रूप से एक अमेरिकी प्रोफेसर यानी प्रवक्ता के घर पर, जो अपने फॉरेन स्टूडेंट्स, विदेशी छात्रों को इकट्ठा करना चाहता था, उसके उस कार्यक्रम में वह उन्हें मिली थी।
अब देखते हैं बच्चों, इसमें अथवा भी है। अथवा, व्हाट विल महाराज डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। महाराज 100 मतलब जो उनकी आवश्यक संख्या थी बाघों को मारने की, उसके लिए क्या करेंगे। तो द महाराज डिटरमाइंड टू किल ये 100 टाइगर्स। महाराज ने 100 बाघों को मारने का निर्णय लिया था। टुक ड्रेस्टिक मेजर्स टू अचीव हिज गोल, और अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए साहसपूर्ण उन्होंने कार्य किए थे। ही बैंड टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, उन्होंने राज्य में बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। अलाउिंग ओनली हिमसेल्फ टू हंट टाइगर्स, ये बताते हुए कि वे केवल स्वयं बाघ को मारेंगे। दिस इंश्योर्ड, ये विश्वास दिलाता है दैट ही हैड एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द टाइगर पॉपुलेशन, कि बाघों की जनसंख्या पर उनका एकाधिकार था। इंक्रीजिंग हिज चांसेस ऑफ रीचिंग हिज टारगेट, जिससे अगर वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाते बाघ तो अपने उस लक्ष्य को पूरा करने के अवसर ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ जाता। अब देखते हैं बच्चों, इसका बी नंबर क्या कह रहा है। बी नंबर कह रहा है व्हाट इज दैट ड्रॉज डेरी टुवर्ड्स लैम्ब इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। वो क्या चीज़ थी जो डेरी को उसके स्वयं के सिवाय मिस्टर लैम्ब के पास आकर्षित कर गई, खींच कर ले गई। डेरी एक कॉम्प्लेक्स एंड ट्रबल्ड कैरेक्टर, डेरी एक मिश्रित और परेशान पात्र है। इज ड्रॉन टू मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब के पास खींचा चला जाता है। डिस्पाइट हिज इनिशियल रेसिस्टेंस, उसके आंतरिक प्रतिरोध के बाद भी। सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दिस अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन, इस अप्रत्याशित लगाव के लिए कई तथ्य हैं। कौन कौन से तथ्य हैं, चलो देख लेते हैं। एक तो काइंडनेस एंड एक्सेप्टेंस, मतलब दयालुता और स्वीकृति। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, उसके अंदर कोई भी निर्णायक कह सकते हैं भाव नहीं था। शेयर्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ पेन, अपने दर्द के अनुभव को साझा करना। लैम्स पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, लैम्ब का धैर्य और समझने की क्षमता। अथवा मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर लेना भैया। अथवा में क्या कह रहा है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तृतीय तल क्या था। वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये कहाँ था। द थर्ड लेवल वाज ए माइस्ट्रियस सीक्रेट लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो तृतीय तल था ये एक रहस्यमयी तल था ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर। ए मेजर रेलवे स्टेशन इन न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी का एक मुख्य रेलवे स्टेशन है। इट वॉज सिचुएटेड बेनीथ द एग्जिटिंग 2 लेवल्स ऑफ द स्टेशन, ये उस स्टेशन के 2 तल के नीचे, उस स्टेशन के 2 तल के नीचे स्थित था। which were bustling with people and trains, जो लोगों और ट्रेनों से शोर शराबा युक्त था। द थर्ड लेवल, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। द थर्ड लेवल वाज एन ओल्ड डिमली लिट, मतलब जो तृतीय तल था वो पुराना, थोड़ा सा प्रकाशित या मध्यम प्रकाश वाला एंड क्वाइटर एरिया और शांत क्षेत्र था। सीमिंगली फ्रोजन इन टाइम, जैसे उस समय के साथ साथ जम गया हो। विथ फीचर्स लाइक ओल्ड फैशनड लोकोमोटिव, पुराने तरीकों के उसमें गुण कौन कौन से थे, तो पुराने तरीके के इंजन थे, गैस लैम्प गैस के प्रकाश थे, एंड ए डिफरेंट एटमॉस्फेयर, और एक अलग वातावरण वहाँ का था। 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आप लगभग 80 शब्दों में दे दीजिए भैया। तो चलिए क्या है, हु वाज डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ कौन थे। हाउ डिड ही मीट, वो कैसे मिले। एंड मेरी हना, और हना से शादी कैसे की, मतलब डॉक्टर सदाओ कौन थे, वह हना से कैसे मिले और शादी की। हना वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ, हाकी, हना डॉक्टर सदाओ हाकी की पत्नी थी। ए जापानी सर्जन, एक जो जापानी सर्जन है। सी मेट सदाओ इन अमेरिका, वह सदाओ को अमेरिका में मिली थी। स्पेशली एट ए गेट टूगेदर अरेंज्ड बाई एन अमेरिकन प्रोफेसर एट हिज होम फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स,
विशेष रूप से एक अमेरिकी प्रोफेसर के द्वारा, अमेरिकी प्रवक्ता के द्वारा सभी विदेशी छात्रों को अपने घर पर आमंत्रित करने के दौरान वह मिली थी। सदाओ हु वाज स्टडीइंग सर्जरी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, सदाओ जो यूनाइटेड स्टेट में सर्जरी का अध्ययन कर रहा था, वेटेड टू कन्फर्म हनाज प्योर जापानीज रूट्स, मतलब हना के मूल शुद्ध जापानी होने के तक इंतजार किया, मतलब जांच करने के लिए, विश्वास करने के लिए। बिफोर फॉलिंग इन लव विथ हर, उसके प्रेम में पड़ने से पहले उसने इस बात का इंतजार किया और जांच की कि क्या ये वास्तव में पूरी तरीके से जापानी है। नोइंग हिज फादर वुड अप्रूव ऑफ दियर यूनियन, ये जानते हुए कि उनके पिता उन्हें केवल उनके उस साथ को तभी अनुमति देंगे, ओनली इफ शी वाज जापानीज, केवल यदि वह जापानी होती। दे गॉट मैरिड इन जापान, उन्होंने जापान में शादी कर ली, विद सदाओज फादर्स कॉन्सेंट, सदाओ के पिता की अनुमति से। फॉलोइंग ट्रेडिशनल जापानीज कस्टम्स, मतलब जापानी पारंपरिक जापानी रीति रिवाजों के अनुसार उन्होंने शादी कर ली। अब देखते हैं बच्चों बी नंबर क्या कह रहा है। तो बी नंबर कह रहा है व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, थर्ड लेवल क्या प्रदर्शित करता है, तृतीय तल क्या प्रदर्शित करता है। तो भैया द थर्ड लेवल रिफर्स टू ए माइस्ट्रियस हिडन लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो थर्ड लेवल है ये ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर एक रहस्यमयी छुपा हुआ तल प्रदर्शित करता है। सिंबोलाइजिंग एन एस्केप रूट, एक बचने का, भागने का मूल रास्ता दिखाता है। फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, मतलब वर्तमान समय की जो संकट हैं, संघर्ष हैं और तनाव है, उससे बचकर भागने का रास्ता दिखाता है। इट इज़ ए गेटवे टू द पास्ट, ये अतीत के लिए एक मार्ग है। स्पेसिफिकली टू गैलिसबर्ग, विशेष रूप से गैलिसबर्ग इलिनॉइस का इन 1894 1894 में। रिप्रेजेंटिंग ए सिंपलर मोर पीसफुल इरा, जो एक अधिक साधारण और अधिक शांतिपूर्ण युग का प्रदर्शित करता है। द थर्ड लेवल सर्व्स एज मेटाफर फॉर, ये मतलब जो रूपक के रूप में लिया गया, क्या क्या है, एस्केप मतलब भागना। ए मीन्स टू फ्ली द प्रेशर ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ, मतलब वर्तमान जीवन के दबावों से भाग जाना। नोस्टाल्जिया, मतलब ए लॉन्गिंग फॉर ये बाईगॉन इरा, एक बीते हुए क्षेत्र में, यानी काल्पनिकता, बीते हुए क्षेत्र में पुनः रहना। परसीव्ड एज मोर आइडियलिक, मतलब जो बहुत अधिक आपके विचारों में विद्यमान रहता है। इमेजिनेशन मतलब कल्पना। ए प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, चार्ली के कल्पना का एक क्या है, चार्ली के कल्पना का एक उत्पादन। ब्लरिंग रियलिटी एंड फैंटासी, जो वास्तविकता और काल्पनिकता को एक दूसरे में धूमिल करता है। द इनिग्मेटिक लेवल स्पार्क्स क्यूरियोसिटी, ये जो एक मतलब तात्कालिक तल है, या कह सकते हैं मतलब जिसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी बिना किसी सोच के उत्सुकता। इनवाइटिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ इट्स सिंबोलिज्म, इसके प्रतीक के विस्तार को दर्शाती है। एंड सिग्निफिकेंस इन द स्टोरी, और इस कहानी में क्या करती है, इस कहानी में उसके महत्व को दर्शाती है। तो बच्चों आप लोग निरंतर अंत तक जुड़े रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ मान लीजिए, सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। कहा भी जाता है कि जीत की खातिर जुनून होना चाहिए, खौलता उबलता खून होना चाहिए, ये आसमां भी आ जाएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। तो बच्चों अपने इरादों में जीत की गूंज को बनाए रखिए, जुनून को बनाए रखिए, और उस जुनून के अकॉर्डिंग आप परिश्रम करते रहिए। यकीन मानिए आप बिल्कुल सफल होंगे, 100% आप बढ़िया करेंगे पेपर में, और आप दावा है 95% प्लस आप लोग लेकर के आ सकते हैं, अगर आप ज़बरदस्त मेहनत करते रहते हैं तो।
चलिए, अगर आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। इसे अपने मित्रों के पास में शेयर करते रहिए और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर प्रेषित करते रहें, क्योंकि आपका सुझाव ही मुझे आगे बढ़ाने में मेरी मदद करता है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।